चलिए बच्चों, तो अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसमें क्या है, बहुत पुराना एक्ट है 1932 और बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान सा एक्ट है। 1932 1 अक्टूबर 1932 को ये फोर्स में आया और 1933 से ये एप्लीकेबल हुआ। पार्टनरशिप का मतलब वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को कैरी करने और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए कोई जॉइंट वेंचर करते हैं तो उससे बोला जाता है पार्टनरशिप। बोलने में यही आता है प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे, बट ऐसा तो है नहीं। प्रॉफिट को शेयर करेंगे, शेयर तो लॉस को भी करना पड़ेगा। लेकिन बोलते यही है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने और उससे होने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए आते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस on carried on by all or any of them। अब इसमें जो आखिरी लाइन है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप में तीसरी जो चीज है, पहला तो हो गया बिजनेस करना है, दूसरा उससे जो होने वाले प्रॉफिट्स उनको शेयर करना है, और तीसरी चीज ये कि बिजनेस को एक अकेला बंदा चलाए या उनमें से मतलब सारे पार्टनर्स चलाएं या पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर चलाए। उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इंडिविजुअली जो उसके मेंबर्स हैं उनको पार्टनर बोलेंगे, कलेक्टिवली उन सबको फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोगों का होना बहुत जरूरी है, यानी टू और मोर पर्संस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, पार्टनरशिप में मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्या है जी, देखो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप कुछ नहीं होता है ना। बाप बेटा दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं साथ में, बेटे बाप की दुकान है, बेटा उस पर आकर बैठने लग गया, बाद में बेटा बोले कि मुझे पार्टनर हूं और 50% मुझे शेयर दो, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप से नई पार्टनरशिप बनती है। पार्टनरशिप के लिए बकायदा एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे ओरल हो लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस कैरी करने के लिए नहीं बना रहे तो फिर वो ट्रस्ट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वो फिर बिजनेस नहीं रहेगा या पार्टनरशिप हम नहीं रहेगा। इट मस्ट बी शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पार्टनरशिप का आधार ही प्रॉफिट शेयरिंग है। एंड इट बिजनेस ऑफ मे बी मस्ट बी मैनेज बाय ऑल और एनी ऑफ देम। बाहर वाला आपके अंडर में काम कर सकता है, लेकिन बिजनेस अल्टीमेटली मैनेज करने का मतलब है किसके पास में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो वो किसके पास में रहेगी? या तो सारे पार्टनर के पास, या अगर सारे पार्टनर आपस में मिलकर किसी एक जने को अथॉरिटी दे दे तो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये तीन बातें, आपको चार बातें ध्यान में रखनी है जिनसे पार्टनरशिप बनता है। अब आता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कई बार ऐसा होगा कि पार्टनरशिप में लाइक दो लोगों के बीच पार्टनरशिप है, जैसे मैंने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप हो जाती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब वो एक पार्टनर कह रहा है नहीं नहीं मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है इसके साथ में, दूसरा कह रहा है। अब कैसे पता चले, हम कैसे प्रूव करें? रिटर्न एग्रीमेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिसको आप पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्ज कीजिए, तो फिर कैसे प्रूव होगा? तो ये प्रूव करने के लिए हम कोर्ट तीन चीजों को देखता है। वो तीन चीजें क्या है? अब कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट? पहला, एग्रीमेंट बिटवीन देम, ये सबसे आसान तरीका है। एक जैसा हमने ऊपर कहा कि पार्टनरशिप कभी भी रिलेशनशिप से नहीं आती, पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। यानी देयर इज लाइक नो बेसिस एज सच कि पार्टनरशिप जो है वो बाय रिलेशनशिप आ जाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया बाप बेटे वाला, कि ऐसे अपने आप नहीं आता, रिलेशनशिप से नहीं कोई होता है। एचयूएफ है, अभी एचयूएफ के बाकी मेंबर्स ये नहीं बोल सकते कि हमारा कर्ता के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो एग्रीमेंट, तो कोर्ट सबसे पहले देखिएगा कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है क्या, कोई कोई किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या। हाँ, जरूरी नहीं है रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन ओरली हो सकता है, बट होना जरूरी है। एचयूएफ के लोग कभी भी आपस में एक दूसरे को अपने आप को पार्टनर नहीं मान सकते। बाप बेटे बिजनेस में एक साथ बैठे, देन दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट एज अ लाइक हम पार्टनर है, या बेटा कल को बड़े होकर बोले कि मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो 50% का, तो देयर इज नो पार्टनरशिप। तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा कि भैया इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है या नहीं। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो फिर दूसरा केस क्या कोर्ट देखता है कि भी एग्रीमेंट तो नहीं है, अब क्या करें, ना ओरली है ना रिटर्न में है, तो क्या करें? तो ऐसे में कोर्ट जो दूसरी चीज देखता है, मालूम है क्या देखता है? वो होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर दो लोग, क्योंकि जनरली हम अपने प्रॉफिट में से शेयर किसी को नहीं देते, दो चीजें होती है, एक होता है डाइवर्जन, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है जो पैसा आपने कमाया उसको खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जो आप अभी कमा रहे हो या कमाया है, अभी चल रहा है प्रोसेस कमाने का, उसमें से आपने किसी को हिस्सा दिया। कमाने से पहले ये डिसाइड हो चुका है कि भैया इतना परसेंट तेरा रहेगा, उसको बोला जाता है शेयरिंग। तो अगर दो लोगों के बीच में शेयरिंग है तो उस केस में
उसे पार्टनरशिप का नाम दिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें भी ना बहुत सारे फैक्ट्स हैं। बहुत सारे फैक्ट्स कैसे, जैसे मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन बोल लो। जैसे दो लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली, अब कोई प्रॉपर्टी दोनों लोगों ने मिलकर खरीदी और उसको किराए पे दिया, उससे जो भी किराए की इनकम आएगी दोनों आपस में बांट लेंगे। नाउ दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। It's simply because they are not carrying any business. They simply purchased a property jointly, और उसको किराए पे दिया, जो भी इनकम आ रही है they are dividing it, simple. तो this cannot be termed as a partnership, right? पार्टनरशिप में ये बहुत जरूरी है कि आपका एग्रीमेंट बिजनेस करने का हो और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इसी तरीके से कई बार हम अपने मैनेजर्स वगैरह को या अपने सर्वेंट्स को जो रेम्यूनरेशन देते हैं वो परसेंटेज, इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट में तो है ही, डायरेक्टर्स को सैलरी परसेंटेज बेसिस पे दी जाती है। तो ऐसा आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म में भी कर सकते हैं या अपने बिजनेस में। मेरा प्रोप्राइटरी बिजनेस है, मैंने अपने किसी नौकर को रखा हुआ, मैंने कभी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% तेरे को दूंगा, बढ़िया सेल्स चाहिए। सेल्स मैनेजर तो जितने भी होते हैं या सेल्स एजेंट होते हैं वो तो सभी सी पर होते हैं, राइट? या मान लीजिए अगर आज मैंने किसी कोई मेरा, फॉर एग्जांपल कोई मेरा पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, अब मैंने उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को एक कर्टसी किया, और उसने इतने साल मेरे साथ काम करा, मैंने कहा भाई आपको जो है हम इस साल प्रॉफिट का 5% देंगे। हमारी कर्टसी है कि वो आपके हस्बैंड ने हमारे साथ इतने साल काम करा, तो हम चाहते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, तो प्रॉफिट का 5% हर साल हम आपको देंगे। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ एन्युटी। लेकिन अब वो क्लेम करे कि नहीं आप मुझे प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहे हो इसलिए आप पार्टनर हो और मुझे तो पार्टनर्स के हिसाब से शेयरिंग, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना? इस तरह की चीज, गुडविल वगैरह जब हम सेल करते हैं उसमें यही होता है कि जैसे बिजनेस है उसको सेल करा, तो या किसी की गुडविल हम परचेस करते हैं तो उसमें हम लोग गुडविल के पेमेंट के बदले में हर साल अपनी प्रॉफिट का एक परसेंटेज देते हैं। दैट इज जस्ट अ लेटिंग आउट, लाइक इट इज काइंड ऑफ लैंडिंग ऑफ गुडविल टू समवन। आपने अपनी गुडविल किराए पर दे दी किसी को, तो उस वाले केसेस में उसे क्या नहीं माना जा सकता, पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता। और तीसरा, अगर मान लीजिए दोनों भी प्रूव नहीं हो पा रहे, तो तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर एंड प्रिंसिपल। यानी अगर आज पार्टनरशिप में 4 लोग हैं, मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे पार्टनर भी उसके लिए लायबल है, क्योंकि मैं उनका एजेंट, राइट? और वो मेरे प्रिंसिपल, और एजेंट की हर एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल लायबल। वो कुछ करेंगे तो मैं भी लायबल रहूंगा। ये म्यूचुअल एजेंसी वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की एक्टिविटी से बाकी सारे पार्टनर बाउंड होते हैं। क्योंकि और अगर दो लोगों के बीच में ये वाला रिलेशन है तो भले ही एग्रीमेंट ना हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ना हो, कोर्ट उसको क्या मानेगा? कोर्ट उसे पार्टनरशिप मानेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, पार्टनरशिप के कितने काइंड्स होते हैं या कितने तरह की पार्टनरशिप होती है। तो भैया पार्टनरशिप ऐसा है जी, देखो एक तो होती है पार्टनरशिप एट विल, बिल्कुल सिंपल पार्टनरशिप है, कोई प्रोविजन आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनाया, राइट? लाइक कोई ड्यूरेशन आपने फिक्स नहीं करा, कुछ भी डिटरमाइन नहीं करा आपने। आई बस समझ सी, फिर नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटरमाइनिंग देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज विल। यानी आपने कुछ डिसाइड नहीं करा कितने दिन तक कैरी करेंगे, क्या एक्टिविटी ना, कौन सी एक्टिविटी के होने पर बंद कर देंगे, कुछ भी आपने ऐसा नहीं करा। आपने बस पार्टनरशिप चालू करा, बिजनेस डिसाइड करा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा, एंड यू स्टार्टेड द बिजनेस। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, विद द पार्टनरशिप कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द टाइम। जब भी हमें लगेगा बस अब यहां से हमको पार्टनरशिप ऐड करना है, तो हम लोग म्यूचुअली आपस में बात करके पार्टनरशिप को ऐड कर लेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप। Out of 100, 98% partnerships you will get like this. Partnership for a fixed period, where the provision is made by contract between the partners for duration of their partnership. The partnership is called partnership for the fixed period. ये बहुत अनकॉमन है, पर ठीक है, होती है। जब पार्टनरशिप किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए हो, आपने पहले से डिसाइड करा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के होने पे, राइट? वो हम नीचे बात करेंगे, तो उससे बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। और इसी का दूसरा वर्जन है यदि पार्टनरशिप हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए करते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया मिलकर दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा जय सिया राम, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दोनों में ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, नेचर सेम है, बस पहले वाले में पीरियड फिक्स है, दूसरे वाले में पर्पस हमने फिक्स करा हुआ है, इतना सही डिफरेंस है। जनरल पार्टनरशिप, इट इज लाइक व्हेन द पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन जनरल। ऐसी कोई पार्टनरशिप, देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो रियल टाइम से बोल रहा हूँ, रियल लाइफ के हिसाब से, कि सच में ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होती। पहले वाली सबसे कॉमन है, आउट ऑफ 198 उसकी होती है, बाकी जो दो हैं वो भी होती है, बट वो बहुत कम मिलती है। उसके बाद में आता है पार्टनरशिप डीड, जैसा हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक्चुअली। पार्टनरशिप डीड, दो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन हो। ऑल्दो पार्टनरशिप डीड नहीं भी होगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि ऐसा कंपल्शन नहीं, आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो भी कंपल्शन नहीं, बट फिर भी पार्टनरशिप डीड अगर आप बनाते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज आएगी, जैसे नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, duration of partnership, shares of each partner in the profit and loss, the management of business, the nature of principal work agreed to be carried on, number of partners and initial capital employed, provisions and the manner for raising future capital, work distribution, operation of bank accounts, withdrawal by the partners, accounting system of their business, division of the goodwill of the business, and distribution of assets and liabilities amongst the partners, and the provision for bringing or admitting the new partners. खैर ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप और भी चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं, आप और भी चीज शामिल कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड को बनाने का तुम्हारा मेन पर्पस यही होता है कि हम सारी चीजें उसमें डालें जिन भी चीजों से हमारे और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आ सकता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है एज फार एज पॉसिबल कि हम लोग सारी चीजें इंक्लूड कर लें। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो जो कि कंपनी के बिजनेस सॉरी पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पूरा बिजनेस चलाते हैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे। बस एक बात याद रखना, इस तरह के पार्टनर्स जब भी रिटायर होते हैं तो उन्हें पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो जिस दिन तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे उस दिन तक आप फर्म से रिटायर हो गए ऐसा माना ही नहीं जाएगा, राइट। यानी आप लायबल रहोगे, यानी आज आपने पार्टनरशिप फर्म छोड़ी और आपने नोटिस दिया पब्लिक नोटिस 10 दिन बाद, तो आप 10 दिन बाद से ही छोड़े हुए पार्टनरशिप ऐसा माना जाएगा और तब तक की लायबिलिटीज के लिए आप लायबल रहोगे। स्लीपिंग डोमेन पार्टनर जो कि पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो है, सब है, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस में, ऐसे लोग अगर फर्म को छोड़ते हैं तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना नाम देते हैं फर्म को विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट, एज सच उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन 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 फर्म की कोई भी लायबिलिटी आती है थर्ड पार्टीज के लिए तो दे विल बी लायबल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट विच इज वेरी कॉमन एंड आल्सो नोन एज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को फर्म का पार्टनर बताता है, राइट, बाय रिटर्न मैनर, या कुछ ऐसा करता है जिससे कि लोगों को ऐसा लगे पार्टनर है और बाकी पार्टनर्स पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा दैट ही इज अ पार्टनर। ठीक है ना। सी एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय द कंडक्ट represents himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in the firm is liable as a partner in the firm to anyone who has been on the faith of any such representation given to credit। कल को उसने अपने आप को पार्टनर बताया या कुछ ऐसा करा जिससे ऐसा लगे कि ये पार्टनर है और बाकी पार्टनर रोक नहीं रहे, तो भाई साहब ऐसे केस में वो जो थर्ड पार्टी ने अगर फर्म को लोन वोन दे दिया या फर्म को कोई पैसा दे दिया ना, तो भाई साहब बाकी पार्टनर के साथ साथ ये बंदा भी लायबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, अब आता है इसके बाद में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। जनरल ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, तो पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी है कि हर पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि बिजनेस को फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में चलाए, सारे लोगों का फायदा हो, इस बात को ध्यान में रख के चलाए। बी जस्ट फेथफुल एंड जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक प्रति दूसरे के प्रति वफादार रहे, एंड रेंडर द ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन टू ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। बाकी पार्टनर्स को जो भी चीज इंपैक्ट करती हो वो सही अकाउंट्स दे, पूरी इंफॉर्मेशन दे। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ट बाय द फ्रॉड। यदि बाय चांस कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उससे जो लॉस हुआ है बाकी पार्टनर्स को या फर्म को उसको कॉम्पनसेट करे। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। The mutual rights and the duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing. Such contract may be varied by consent। आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को बिल्कुल डिटरमाइन करके रखें,
ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बियॉन्ड जाकर आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी है, राइट। जब तक आप फर्म के पार्टनर है तब तक कोई और बिजनेस एक्टिविटी नहीं करोगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अधिकार तो है, आप अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट नहीं करते, आप अपनी मर्जी से स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। लाइक इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली इज ड्यूटीज, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी उसकी ड्यूटीज हैं पार्टनरशिप फर्म में जो भी उसके ऊपर डाली गई हैं उनको अच्छे से पूरी करे। Any differences arising as to the ordinary matters connected with the business may be decided by the majority of the partners and shall have a right to express opinion। जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो सारे पार्टनर्स मिलके करें, मेजॉरिटी से करें, और हर पार्टनर को अपनी बात कहने का राइट है। एंड एवरी पार्टनर इज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में से जो है उनको रिकॉर्ड्स को ले सकता है, एक्सेस कर सकता है। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या है देखें। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भाई साहब ये जो आप अब पढ़ रहे हैं ना, ये जनरली तब लगता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। यदि पार्टनरशिप डीड है तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको बिजनेस कंडक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस है। The partners are entitled to share equally the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by him। कोई भी अगर जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आपको ध्यान है ये सब रूल आपने पहली बार 12th क्लास में पढ़े होंगे जब आपने पार्टनरशिप पढ़ी। Where a partner is entitled to interest on the capital, such interest shall be payable only out of the profits। यदि कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करा और उसके ऊपर कोई ब्याज मिलना है तो वो ब्याज प्रॉफिट में से मिलेगा। A partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital is entitled to interest यदि at the rate of 6%। यदि आपने बिजनेस को लोन दिया यानी कैपिटल के अलावा अगर आपने बिजनेस में कोई पैसा दिया तो उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट। The firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business and doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm's loss as would be done by a person of ordinary prudence। राइट, यदि फर्म के बिजनेस को बचाने के लिए आपने कोई भी पैसा दिया है, खर्चा करा है, कोई भी एक्टिविटी करी है और या फिर आपकी जेब से कोई पैसा लगा है, इसीलिए क्योंकि दो बातें जरूरी है। एक तो वो बिजनेस के ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में हो, प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए बिजनेस का, और बिजनेस के बेनिफिट में है यानी बिजनेस को बचाने के लिए मैंने ये सारा करा, तो उतना जो मेरा पैसा मैंने लगाया वो मुझे फर्म से लेने का अधिकार है। द पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट। यदि आपकी वजह से फर्म को कोई नुकसान हो गया आपकी जानबूझकर की गई गलती से, तो ऐसे केस में आप भी फर्म को कॉम्पनसेट करोगे। खाली फर्म ही आपको कॉम्पनसेट नहीं करेगी, हमेशा आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इंक्लूड्स all the property and the rights interest in the property originally brought into the stock of the firm, acquired, purchased or otherwise। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जरा देखना अच्छे से भैया, फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल करना है। तो एक तो फर्म की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, पार्टनर्स जो लेकर आए या फर्म ने जो एक्वायर करी, फर्म ने परचेज करी या बाय परचेज बाय और द फर्म और फॉर द पर्पस एंड द कोर्स ऑफ द बिजनेस, ये तो ठीक है, एंड इंक्लूड्स गुडविल ऑफ द फर्म। तो पार्टनर्स जो प्रॉपर्टी लेकर आए वो आते ना, पार्टनर्स कैपिटल की जगह कभी कभी प्रॉपर्टी लेकर आ जाते हैं। वो फर्म ने जो एक्वायर करी वो जो फर्म की गुडविल है वो सब चीजें इसमें शामिल करनी है। Unless the contrary intention appears, the property and the rights of the interest of the property acquired with money belonging to the firm are deemed to be। कोई भी प्रॉपर्टी अगर फर्म के पैसे से खरीदी गई है, भले ही उस प्रॉपर्टी पे नाम पार्टनर का हो, कई बार ऐसा हो जाता है पार्टनर के नाम से खरीदी, लेकिन अगर पैसा फर्म का लगा है, पैसा फर्म ने दिया है, तो वो प्रॉपर्टी फर्म की ही मानी जाएगी। वो प्रॉपर्टी कभी भी किसकी नहीं मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी पार्टनर की नहीं मानी जाएगी। और फर्म की जो प्रॉपर्टी है इट शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आपको वो बिजनेस फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज करना है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना। आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इफ अ पार्टनर derives any profit for himself from the transaction of the firm or uses the property or business connection of the firm, he shall account for। भैया फर्म के नाम से या फर्म की संपत्ति का प्रयोग करके आप कोई प्रॉफिट कमाओगे तो भैया वो तो फर्म को वापस करना पड़ेगा।
इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ ऑफिशियल अकाउंट फॉर, इसी तरीके से अगर फर्म के नाम से बिजनेस करोगे, फर्म के कंपटीशन में बिजनेस करोगे, तो भैया वो तो जो नुकसान आपने फर्म को पहुंचाया, आप तो जो या आपने कमाया वो तो वापस करना पड़ेगा। ये तो भैया देखो करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर द चेंज इन द फर्म, देखें, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, change occurs in the constitution of the firm, mutual rights and duties of the partners in reconstituted firms remain the same। अगर पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी पार्टनर, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जनरली कोई पार्टनर आया गया, जनरली किसी पार्टनर के आने या जाने से फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, लेकिन उससे फर्म के जो पार्टनर्स हैं या जो भी लोग हैं उनके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। एक चीज, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म continues to carry the business after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry so far as they may be consistent। तो अगर पार्टनरशिप फर्म देखे आपने 3 साल के लिए बनाई, खत्म हो गया, अभी लेकिन आप बंद नहीं कर रहे, आप बोल रहे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अब इस केस में ये फर्म हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, वो टेन्योर वाला, तब तो नॉर्मल पार्टनरशिप एट विल कंटिन्यू रहेगा, where additional undertakings are carried on, where a firm constituted to carry on one or more adventure or undertakings carries out other adventure or undertaking, the mutual rights and the duties of the partners in respect of other adventures or undertaking are the same। कोई खास बड़ी बात नहीं, कोई अगर फर्म है उसने बिजनेस डिसाइड किया था, अब नया बिजनेस में अंडरटेक करा सेम फर्म में, तो उसमें भी वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर के सेम रहेंगे जैसे कि पहले वाले बिजनेस में थे, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आता है एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटीज, बहुत ज्यादा काम का पॉइंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल इसके ऊपर नहीं पूछते। अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे पूछते हैं सर कि हम लोगों को जो है वो सेक्शंस याद करनी है क्या, सेक्शन एक्शन पे मत जाओ, सेक्शंस में घुस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें और तकलीफ होगी, उतना डीप में नहीं जाना है। अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट एक्ट ऑफ अ पार्टनर व्हिच इज डन carry on usual way business of the kind carried on by the firm bind the firm, provided that the act is done in the firm's name, ये firm's name नहीं, firm's name, or in any manner expressing or implying an intention to bind the firm। The implied authority of the partner extends only to such acts which are common in the type of business carried on by a firm and are done in the way usual way of carrying on the firm's business। This is usual to give credit to customers in a particular business। The giving of credit by a partner to customer will bind। मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में ये है क्या एग्जैक्टली। देखिए कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स होते हैं, सब लोग एक्टिविटीज करते हैं, यदि और हमने पीछे कहा कि म्यूचुअल राइट या ऐसे बोले म्यूचुअल जो हमारा वो है क्या नाम है एजेंसी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पार्टनर ने कुछ भी करा सारे पार्टनर बाइंडिंग रहेंगे, लेकिन आप यहाँ एक बात इसको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि अगर आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मैं फर्म के व्यापार कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो फर्म के बिजनेस के बाहर हो या फर्म के बिजनेस से रिलेटेड ना हो। अगर ऐसा मैं कुछ भी करूंगा तो फिर उसके लिए फर्म लायबल नहीं रहेगी, उसके लिए फर्म को लायबल नहीं होना है। जो काम मैंने यूजुअल वे में करा फर्म के बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, जैसे किसी को पैसा उधार दिया क्योंकि माल खरीदना था, अब बिजनेस के लिए तो खरीद रहा हूं ना, मेरे लिए तो खरीद नहीं रहा, फर्म का बेस्ट इंटरेस्ट सोच रहा हूँ, सस्ता मिल रहा था, खरीदा, उधार दिया, तो उस फर्म लायबल है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई एग्रीमेंट मैंने कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कहीं कर लिया, तो फर्म विल रिमेन लायबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आता है मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन एंड राइट्स ऑफ सच ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब जिसको आपने ट्रांसफर करा, आप तो ट्रांसफर है, तो कोई भी पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है फर्म में, अपना इंटरेस्ट है फर्म में मतलब उसके जो राइट्स है फर्म के अंदर, पार्टनर है उसका शेयरिंग है, वो क्या किसी और को ट्रांसफर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, इसको लेकर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यदि वो ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है और सेक्शन 29 इसकी परमिशन देता है। अब सवाल आता है पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फर्म, आप अपने हिस्से को सेल कर दो, आप उसको मॉर्गेज या चार्ज भी कर सकते हो, मतलब आप उसको गिरवी रख के भी कर सकते हो। यानी आज मैंने किसी से लोन लिया और मैंने अपना इंटरेस्ट गिरवी रख दिया कि मैंने कहा भैया देख तेरा लोन नहीं चुका पाया तो इस फर्म में पार्टनर में हूँ, मेरे सारे अधिकार तेरे हो जाएंगे, तू बन जाएगा मेरी जगह पार्टनर, ये भी कर सकते हो। ट्रांसफर में भी एब्सोल्यूट और पार्शियल, आधा अधूरा भी हो सकता है, मतलब मेरी 25% पार्टनरशिप है, मैंने कहा कि मैं अपना 15% शेयर किसी और को बेच रहा हूँ, कर सकते हो। द ट्रांसफर डज नॉट एंटाइटल द फर्म ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द फर्म टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और रिक्वायर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और इंस्पेक्ट। अब देखो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये
ये एक तरीके से सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आज मान लीजिए मैंने अपनी 25% की पार्टनरशिप किसी और को बेच दी। फर्ज कीजिए ना, आज मैंने अपनी पार्टनरशिप जो है मेरा 25% है, उसमें मैंने किसी और को बेच दिया। मान लीजिए कोई मिस प्रीति है, उनको बेच दिया हमने फॉर एग्जाम्पल। अब वो जो प्रीति जी है वो इस फॉर्म में पार्टनर नहीं बनी है, दोनों में फर्क समझो आप। वो तो पार्टनरशिप फॉर्म में तब बनेगी जब उनका नाम पार्टनरशिप डीड में आएगा। मैंने तो खाली उनको अधिकार दे दिया कि आज से मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेरा अधिकार है वो आपका है, ठीक है, पर वो फॉर्म के रिकॉर्ड्स भी नहीं है ना। तो टेक्निकली वो फॉर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना, वो इनको ये सब अधिकार नहीं रहेंगे। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, मांग नहीं सकती। हाँ, ऑन ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट बाय पार्टनर, ट्रांसफर ओनली बिकम्स रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो मैंने उनको बेचा है 25%, इसका मतलब ये कि फर्म से जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो आपका। अगर उनको मैं बेच के अलग होना चाहता हूं तो मुझे फिर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, मेरा नाम हटेगा, उनका नाम जुड़ेगा, तब जाके शी विल बिकम द पार्टनर। तो मैंने अपना सिर्फ अधिकार उनको बेचा है, एंड अकॉर्डिंगली दैट शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। she is entitled to get the share of my profit, but she is not entitled to get entire amount, right? She is entitled to get the profit of my share, right? But बाकी काम मैं ही करूंगा, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकती, कुछ भी नहीं। If the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, the transfer is entitled to receive the transferring partner share। कल को अगर मैं उस फर्म में से मैं हटा दी, तो फिर जो जो भी मुझे मिलता है वो उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा उसको? क्योंकि वो अब आ गई ना मेरी जगह, वो मैंने अपना शेयर उनको दे दिया, तो जो भी मुझे मिलता अब वो किसको मिलेगा? वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है माइनर्स एडमिटेड। अरे भाई, ये तो बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे को बड़ा अच्छा लगता है माइनर वाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। माइनर को प्रॉफिट पार्टनरशिप में पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बनाओ भाई, जोर से बनाओ, जोरों शोरों से आप किसी भी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में बनाओ। ये कहते हैं नहीं बना सकते, हम कह रहे हैं बनाओ। ये कहते हैं नहीं, देखो लिखा हुआ है माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन द फर्म, लेकिन हम कहते हैं बन सकता है, बस उसको प्रॉफिट के लिए लाना, उसको लॉसेस के लिए मत लाना, लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए कि प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, उतने के लिए बना सकते हो क्या? बना सकते हो। तो राइट्स क्या है पार्टनर के, माइनर पार्टनर के? माइनर पार्टनर इज अ राइट टू इज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। लॉस नहीं है, ध्यान रखना। फर्म में अगर लॉस हो गया तो वो हिस्सा नहीं देगा, वरना जनरली फर्म में क्या होता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ता है, लॉस वॉस में हिस्सा नहीं देगा। You can have access to the accounts of the firm and can inspect the accounts of the firm। बच्चा है लेकिन क्या करें, है ना, बच्चे को भी अधिकार है, फर्म के अकाउंट्स देख सकता है, अरे किसी गार्जियन के थ्रू देखेगा। कैन sue द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स और फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर। अगर कल को उसको अकाउंट्स दिखाने से मना करा या प्रॉफिट में उसका हिस्सा नहीं दिया तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। और जिस दिन मेजोरिटी उसकी आ जाएगी, 18 साल का हो जाएगा, ही में विद इन 6 months elects to become the partner or not to become the partner। 6 महीने उसके पास में रहेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चले, लाइबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। अभी तो आप कहते हैं सर कोई लाइबिलिटी आती नहीं है। हाँ, वैसे कोई लाइबिलिटी नहीं आती है, बट छोटी मोटी लाइबिलिटी तो है। जैसे बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। उसकी लाइबिलिटी जो है उतनी है जितना कि उसका फर्म में शेयर है। यानी इसका ना कहने का मतलब क्या है, कई लोगों को यहाँ पे गलत समझ में आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर वो पार्टनर जो है माइनर पार्टनर, वो फर्म में उसकी कोई लाइबिलिटी, अरे ऐसा नहीं बोला। पार्टनर लाइबिलिटी तो रहेगी यार, फर्म की जो लाइबिलिटी कौन चुकाएगा? ऐसे थोड़ी ना है यार कि फर्म के डेटर्स का पैसा आ रहा है तो उसको मिलेगा और क्रेडिटर्स को जो पैसा चुकाना है बाकी 3 पार्टनर चुकाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि फर्म में 4 पार्टनर है, एक माइनर है, अगर फर्म में डेटर्स का पेमेंट आ रहा है तो चारों में बट रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो 3 ही लोग करेंगे। ये क्या तरीका होगा? ये तो बेवकूफी होती है, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, ऐसा नहीं बोला है। हमने ये बोला कि फर्म की सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए फर्म के एसेट्स है, फर्म के सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फर्म का रेवेन्यू है, फर्म के रेवेन्यू में से फर्म की एसेट्स को, सॉरी, फर्म के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद यदि कुछ बच गया, प्रॉफिट है, तो सबको मिलेगा। पर अगर लॉस है तो पार्टनर माइनर को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेजर को मिलेगा। यानी अगर फर्म का रेवेन्यू है 10 करोड़ रुपए और खर्चे हैं 9 करोड़, तो 1 करोड़ बचा, चारों पार्टनर में बटेगा। 10 करोड़ रेवेन्यू है, 11 करोड़ खर्चे हैं, तो जो 1 करोड़ का एक्सेसिव लॉस है वो सिर्फ 3 पार्टनर को भरना है, चारों पार्टनर को नहीं भरना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए, माइनर इज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेब्ट्स, ये हम ऊपर बता ही चुके, पर्सनली घर से कुछ नहीं लेकर आएगा। यानी कल को अगर फर्म की एसेट्स, जैसे भी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाला दिया कि प्रॉफिट है तो चारों में बटेगा, लॉस है तो ऐसा नहीं करना कि रेवेन्यू तो चारों में बांट दिया और खर्चे तीन ही बांट रहे, मर जाएंगे बाकी पार्टनर तो भाई। प्रॉफिट लॉस की बात होती है। ऐसे मान लीजिए अगर एसेट्स है 10 करोड़ की एसेट्स है, लायबिलिटीज है 8 करोड़ की, तो 10 करोड़ की एसेट्स में से 8 करोड़ की लायबिलिटीज पे होंगी और 2 करोड़ की एसेट्स सब में बटेंगी। दो 10 करोड़ के एसेट से 11 करोड़ की लाइबिलिटीज है, तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की लाइबिलिटी में से माइनर का हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सब करेगा। ऐसा मत कर देना कि 10 करोड़ की एसेट्स तो सारे पार्टनर में बांट दी और जो 8 करोड़ की लाइबिलिटीज है वो बस 3 ही पार्टनर भर रहे हैं। ये नहीं बोला हमने करने के लिए, ऐसा मत कर देना भाई, बेचारे बाकी पार्टनर्स मर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यानी माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं, घर से कुछ नहीं लाना, बस इतनी सी बात है। A minor cannot be declared insolvent, but if the firm declared insolvent, its share of the firm vests in official receiver. माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं बनता, अरे जब कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी एक्सेसिव तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कल को फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो फर्म की सारी एसेट्स रिसीवर या जो कोर्ट अपॉइंट करता है लिक्विडेटर उसके पास जाता है। वो तो देखो फर्म की जा रही है ना, तो अभी तो पार्टनर की चली गई ना, पर्सनल तो ले नहीं रही, फर्म की सारी एसेट्स जाएंगी, तो पार्टनर माइनर ये नहीं कर सकता मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो। अरे भाई जब फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो अब तो इसलिए यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि रेवेन्यू में सबका हिस्सा है, खर्चों में बड़े पार्टनर का है, एसेट्स में माइनर का भी और लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज को मीट आउट करने के बाद जो बचा वो अगर नेगेटिव आता है तो माइनर की जिम्मेदारी नहीं है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद जो बचा वो नेगेटिव आता है तो माइनर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, within the 6 months of his attaining majority or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, the minor partner is to decide whether he shall remain a partner or leave the firm। देखो जिस दिन उसने मेजोरिटी का उसका एज आया या जिस दिन उसे पता चला कि वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में एडमिट हो रहा है, उससे 6 महीने विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए उसको वो हम लोग जनरली फर्म में क्या होता है कि 1 अप्रैल को नए पार्टनर्स को लाते हैं, 1 अप्रैल से पहले नहीं लाते क्योंकि अकाउंट्स का लफड़ा पड़ता है, शेयरिंग करने में बड़ा दिक्कत होती है। तो सामान्य तौर पे फर्म में कभी भी किसी नए पार्टनर की जब एंट्री कराई जाती है तो नए पार्टनर की जो एंट्री होती है ना वो जनरली 1 तारीख से ही होती है। तो मान लीजिए किसी पार्टनर माइनर पार्टनर का 31 जुलाई को बर्थडे था और 18 साल का हो गया, 6 महीने का मतलब ये हो गया, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से 6 महीने तो 31 जनवरी को हो जाएंगे, पर हम उसे पार्टनरशिप में कब लाएंगे 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 6 महीने मतलब 30 सितंबर। तो उससे क्या करना है, जिस दिन वो 6 मेजर हुआ उससे 6 महीने, या जिस दिन उसे पता चला कि मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करेंगे यानी 1 अप्रैल से, उससे 6 महीने, विच एवर इज लेटर। अब विच एवर इज लेटर के हिसाब से चलूं तो 30 सितंबर आएगा। तब तक उसको जो है पार्टनरशिप फॉर्म में डिसाइड करना है, हैज टू डिसाइड वेदर ही शैल रिमेन अ पार्टनर और नॉट। ये इसीलिए भी ना क्योंकि आप समझो 1 अप्रैल से पहले आप उसको लाओगे नहीं, तो उससे पहले वो डिसाइड करके करे क्या, राइट। अगर पार्टनर माइनर सोचता है कि मैं पार्टनर बनूंगा ऑन अटेनिंग ऑफ द मेजोरिटी, देन ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू। अब तो भाई साहब आप पार्टनर बन गए क्योंकि अभी आप माइनर नहीं रहे, मेजर हो गए, मेजर हो गए, तो फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सब में आपका भी हिस्सा रहेगा। He shall be admitted to the benefit of partnership firm. His share in the property and the profits of the firm remain the same which he was entitled। कहने का मतलब माइनर के तौर पे जो जो आपका हिस्सा था वो तो एज इट इज ही रहेगा, और अभी बस इतनी सी तो बात है, पहले आप लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं थे, वो भी रहोगे, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। When he elects not to become the partner, then he minor elects not to become partner, then his rights and liabilities continue to be those of a minor। तो भैया आप अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो पब्लिक नोटिस दे दो, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आप पार्टनर रहोगे, लेकिन एज अ माइनर, भले ही आप मेजर हो गए, पर आपने जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया उस तब तक तो फर्म में रहोगे ना एज अ माइनर। His share will not be liable for any acts of firm done after the date of notice। He shall be entitled to sue the partners for his, वो हिस्सा मांगेगा, बिल्कुल मांग सकता है, फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहेगा। इसका मतलब वही है, जिस दिन उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ी, नोटिस दिया, उसके बाद से लायबल नहीं रहेगा। अब उससे पहले तो लायबल था ही ना। आप कहेंगे सर अभी तो कहते लायबल नहीं, अरे मैंने ये कहा था एक्सेसिव लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं है, एसेट्स तक की जो लायबिलिटीज है उनके लिए तो लायबल है ही ना। Introduction of a partner, subject to a contract between the partners, no person shall be introduced as a partner into the firm without the consent of all the existing partner। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा किसी व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। A person who is introduced as a partner into the firm does not thereby become liable for any act of the firm done after becoming before he become a partner। बहुत सिंपल सी बात है, इतना लंबा चौड़ा तो इसमें कुछ काम था भी नहीं
यदि छोटी सी बात थी, मालूम है क्या छोटी सी बात थी? अरे तो बहुत सारा है अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो कितना सारा है। तो छोटी सी बात हमारे पास क्या थी? छोटी सी बात ये कि भैया जब कोई बंदा फर्म में पार्टनर बनता है तो एक तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से बनेगा, एक छोटी सी बात, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ये अपने को चाहिए रहेंगी। और दूसरी बात, लाइबल ओनली, या ऐसे बोले नॉट लाइबल, नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स डन बाय फर्म बिफोर ही बिकेम पार्टनर, राइट, बिफोर ही बिकेम पार्टनर। उसके पार्टनर बनने से पहले यदि कोई भी एक्टिविटी फर्म में हुई है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय राइटिंग में नोटिस देकर, देखिए सब पार्टनर्स की कंसेंट लेकर आप रिटायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट है कि भैया हम लोग तो कभी भी फॉर्म छोड़ सकते हैं तो आराम से हट जाए। और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो भैया उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल एक नोटिस दीजिए बाहर, सिंपल एक नोटिस देकर आप बाहर हो सकते हैं रिटर्न में। और रिटायरिंग, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म से अगर आप जाओगे ना भैया, तो जिस दिन आप गए ना उस दिन तक की सारी लायबिलिटी के लिए लायबल हो। और उसमें भी अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो पीछे हमने पढ़ा था नोटिस देना पड़ेगा, तो जिस दिन नोटिस दिया तब तक लायबल रहोगे। इसलिए याद रखना नोटिस उसी दिन दिलवा देना जिस दिन छोड़ रहे हो फॉर्म, वरना अगर नोटिस दिए 10 दिन बाद तो 10 दिन बाद ही फॉर्म से गए हैं ऐसा माना जाएगा और उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए लायबल रहोगे। A retiring partner may be discharged from the liability of third party for acts formed done by before made by such third party and partners। हाँ, पार्टनर्स आपके बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर आप तो जाओ, आज तक जो भी लाइबिलिटी आप जो भी बच गई हम कर लेंगे अपने आप, आपके ऊपर नहीं, आपकी इच्छा। यानी फर्म में अगर 4 पार्टनर है और एक पार्टनर आज जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज है मान लेते 15 सितंबर है, आज 15 सितंबर को वो जा रहा है, तो ऐसे केस में टेक्निकली बात करें तो उसकी लाइबिलिटी 15 सितंबर तक जो भी लाइबिलिटी आएगी उसमें उसका हिस्सा भी रहेगा, एसेट्स में है लाइबिलिटी में भी हिस्सा रहेगा। बल्कि अगर पब्लिक नोटिस लेट दिया है तो तब तक रहेगा, पर मैं मानता हूं 15 सितंबर को नोटिस दे दिया तो ही इज लायबल फॉर द लाइबिलिटीज इनकर्ड इन द फर्म अप टू 15 सितंबर। लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स इन राइटिंग एग्रीमेंट करके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं फर्म की बाकी लायबिलिटी से, कि बोले सर नहीं आज आपका हमने साफ कर दिया, अब अगर फर्म में कोई लायबिलिटी आई भी पुराने वाले पीरियड के लिए भी जब आप पार्टनर थे तो भी हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। नॉट स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू द पार्टनर्स थर्ड पार्टी, जी मैं आपके ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 में भी गिवन, कुछ काम का पॉइंट नहीं है। अब आता है एक्सपल्शन, किसी पार्टनर को कब बाहर किया जा सकता है। अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस, देखो कब कब करना है। एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट, द पावर ऑफ एक्सपल्शन, कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसमें होनी चाहिए पावर की बाकी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को निकाल सकते हैं। द पावर has been exercised by majority of the partners, it's good faith, and the good faith means expulsion of the partner must be in interest of partnership। तो ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि फर्म के इंटरेस्ट में, टू बी एक्सपर्ट इन सर्व्ड विद नोटिस, उसको निकालने से पहले नोटिस दिया एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैं आपको समझाता हूँ, देखो पार्टनर को बाहर निकालना इतनी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं ये एक अलग मुद्दा है, तो दो अलग अलग बातें हैं। हम बाहर निकालें और वो छोड़कर गया, ये दोनों सेम बातें नहीं हो सकती। तो किसी भी पार्टनर को बाहर निकालना एक बड़ी बात है। अब सवाल है कि अगर आप किसी भी पार्टनर को बाहर निकालते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस उसकी ये है कि पहली चीज तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बात का प्रावधान हो कि भैया हम किसी भी पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड, उसे बाहर निकालने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको बाहर निकालना फर्म की गुड फेथ में, यानी उसे बाहर निकालने के पीछे हमारा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। उसे बाहर निकालने के पीछे हमारा बस इतना सा इंटेंशन था कि भैया उसको बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा,
गुड फेथ में हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ का मतलब ये है कि एक तो उसे बाहर निकालना फर्म के इंटरेस्ट में, सारी फर्म, पूरी फर्म या पूरे पार्टनर्स के इंटरेस्ट में। सेकंड, हमने उसको इस बात का नोटिस दिया और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि तू अपनी बात कह ले। उसके मन में ये ना रह जाए कि बिना मुझे अपनी बात कहने का मौका दिए बाहर निकाल दिया। ये तीन चीजें अगर हैं तो ये माना जाएगा कि उसे गुड फेथ में बाहर निकाला गया। तो तीनों कंडीशन पूरी हो, एक तो गुड फेथ में, एक तो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट हो, उसमें पहले से प्रोविजन हो, सेकंड आपने मेजोरिटी पार्टनर्स ने हाँ कह के निकाला है, और तीसरा गुड फेथ। और गुड फेथ का मैंने आपको बताई तीन बातें एक साथ कि गुड फेथ में तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी गुड फेथ है, वरना गुड फेथ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, where a partner of the firm adjudged or adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner on the date on which he order to adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved। यदि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भैया वो बाहर जाएगा, भले ही फर्म का इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका इंसॉल्वेंसी हो गया तो वो तो बाहर जाएगा। द एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल टू एक्ट ऑफ द फर्म डन, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ वो बाहर, और जिस दिन वो बाहर तो उस दिन से उसकी लायबिलिटी खत्म। अब वो फॉर्म में अगर कोई भी कुछ होता है तो कोई भी लायबिलिटी आती है फॉर्म में, उस लायबिलिटी के लिए आप उस पार्टनर की एसेट को यूज नहीं कर सकते। भाई पहले तो क्या था कि जो फर्म की लायबिलिटी है उनको चुकाने के लिए फर्म के एसेट्स को यूज करेंगे, और कम पड़ी तो पार्टनर्स की पर्सनल संपत्ति को बेचते, करेक्ट, अभी भी ऐसा ही होगा। लेकिन जिस दिन आपने उस पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट, उस पार्टनर को आपने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, पॉइंट नंबर वन। और ये हो गया, और उसके बाद से तो कोई भी लायबिलिटी अगर फर्म में आती है उस डेट के बाद, तो उसके लिए वो पार्टनर तो लायबल नहीं है ना। तो उन लायबिलिटीज के लिए पार्टनर जो जा रहा है उसकी एसेट यूज नहीं कर सकते। द फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, और उल्टा भी, उस दिन से पार्टनर वो कुछ भी एक्टिविटी करेगा गलत सही, उसके लिए फर्म लायबल नहीं रहेगी। लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of deceased partner is not liable for the act। सिंपल सा है, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन के बाद से उसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उस पार्टनर, उस फर्म की लायबिलिटी को चुकाने में यूज नहीं हो सकता। आउटगोइंग पार्टनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है और केस स्टडी आता है, क्वेश्चन आएगा वो भी केस स्टडी। An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm and may advertise such business, but subject to contract, he may not use the name of the firm, represents himself as carrying on the business of the firm and solicit customers। देखो जैसे कीजिए, आप फर्म छोड़कर गए, बहुत अच्छी बात, आपकी मर्जी। अभी फर्म छोड़कर गए, अपना नया धंधा चालू करा, भी कर सकते हो। क्या मैं वो धंधा कर सकता हूँ जो फर्म कर रही है? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भाई, मेरे को तो उससे वही आता है। आज मान लीजिए चार पार्टनर मिलकर पढ़ाई पढ़ाते थे, कोचिंग था, अब एक पार्टनर अलग हो गया, तो यार उसको तो पढ़ाना ही आता है, कुछ और आता ही नहीं, उसको तो आता ही पढ़ाना है, तो वो पढ़ाएगा ही। अभी वो पढ़ाएगा तो पढ़ा सकता है। अब वो फर्म को कॉम्पिटिंग, अरे जब तक आप फर्म के अंदर हो तब तक फर्म को कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे, जब तक आप फर्म के अंदर हो तब तक आपको फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना। जिस दिन आप फर्म से बाहर हो गए उसके बाद आप फर्म को कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो। तीन बातें ध्यान रखना, फर्म का नाम यूज नहीं करना, और आप फर्म के पार्टनर हो ऐसा आप किसी को नहीं बताएंगे, और फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करो। अच्छा, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हम चलें तो एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड एक होता है, पार्टनर में मेक एन एग्रीमेंट विद पार्टनर्स दैट सीजिंग ऑन द पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चले तो आप किसी को भी बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। कोई बिजनेस उसके साथ आपने अगर ऐसा एग्रीमेंट भी कर लिया कि तू ये बिजनेस नहीं करेगा तो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड है। पार्टनरशिप में ये प्रोविजन है कि अगर पार्टनर्स चाहें तो आपस में कैसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जिस दिन कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो इतने सालों तक फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा। तो एक चक्कर रहता है कि वो फर्म के पार्टनर्स फर्म के कस्टमर को ले जाए, प्रोडक्ट को, इस तरह का, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि भाई आपने एग्रीमेंट कर लिया कि अगले, जिस दिन भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा अगले 3 साल तक या 2 साल तक पीरियड फिक्स कर लिया, या एरिया वाइज इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा अगर ऐसा एग्रीमेंट करा तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेडिंग। और जो एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेडिंग है वो वैलिड है, अलाउड है, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
right of outgoing partners in certain cases to share subsequent profits of the firm. When a member of the firm has died or otherwise ceases to be a partner, and surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm, then without final settlement of accounts, the outgoing partner or his estate, then in absence of a contract, the outgoing partner is entitled to share of the profits since he ceased to partner, attributable to share of the profit and interest at the rate of 6%. देखो बड़े अच्छा सिंपल सा प्रोविजन है। कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो, जाएगा तो उसको उसका हिस्सा दोगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। यदि आपने उसका हिस्सा आपको नहीं दिया तो भाई साहब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 6% ले ले, नहीं तो वो आपसे प्रॉफिट में शेयर मांग सकता है, क्योंकि उसके हिस्से के पैसे को अभी तक आपने उसे नहीं दिया और उसे यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो। तो यदि आप उसके बिजनेस के उसके प्रॉफिट को यूज करके या उसके हिस्से के पैसे को यूज करके बिजनेस कर रहे हो, तो भैया फिर उस केस में तो आपको उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पैसा दे देना। अगर नहीं दिया और अगर वो 6% के लिए रेडी हो गया तो ठीक, पर अगर उसने प्रॉफिट में हिस्सा मांग लेना तो भाई साहब देना पड़ेगा। नहीं, अगर मान लीजिए 25% का पार्टनर था और जो भी उसका बन रहा है हिस्सा वो आपने नहीं दिया, तो भाई साहब वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में कि सर मुझे 25% दिलवाओ प्रॉफिट का, क्योंकि मेरे पैसे को यूज करके इन्होंने बिजनेस करा। तो हाँ, 6% वाला भी ऑप्शन है, उसके हाथ में है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आप कभी भी करा सकते हैं, जो भी एरिया, सेंट्रल लेवल पे कोई नहीं है, स्टेट लेवल पर होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने प्रोविजन है। आपका जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार है उसके पास में, जहां पे भी आप बिजनेस करते हो उसके पास में आप अपनी डिटेल भेज के, जैसे फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ अदर प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई है, डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, नेम्स इन द फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म्स, ये सारी डिटेल आप देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि हमने कहा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, कराओगे तो अच्छी बात, नहीं कराओगे तो क्या होगा, नो सिविल सूट बाय द फर्म और एनी पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड फर्म, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट थर्ड फर्म पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। आप किसी और पे केस नहीं कर सकते, किस नाम से केस करोगे, फर्म तो आपकी रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो लीगली तो आपकी फर्म की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और चूंकि आपकी फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते। No relief to the partners for set off of claim. If an action is brought against the firm by third party, then neither the firm nor the partners can claim any set off. Suit for valued more than 100 rupees. The 100 का तो अमाउंट ही बेकार है, नहीं लिखते तो बेटर था। आप 100 रुपए से ज्यादा के लिए सेट ऑफ, यानी अगर मान लीजिए आपको उसको पैसा देना था और आपको उससे लेना था, आपको जो देना था वो आपने नहीं दिया, उसने कोर्ट में केस करा, वो जीत गया, तो कोर्ट ने कहा भैया इनको पैसा दूंगा, ठीक है सर दे देंगे, इनको 10 लाख रुपए आपने कहा है, आदेश देंगे, पर इनसे में 3 लाख लेने, वो सेट ऑफ कर दो, इसमें हम 7 लाख देते हैं। ये 10 लाख तो देने पड़ेंगे, 3 लाख जो आपको इनसे लेना है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। अग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द पार्टनर्स, फर्म का कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर पर एक्शन ले सकता, लेकिन थर्ड पार्टी फर्म पे केस कर सकती है, वो अलाउड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला है डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन। पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो जाते हैं डिसोल्यूशन कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये जनरली तब होता है जब सारे पार्टनर्स या एक को छोड़कर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे कि फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन हैपनिंग ऑफ, जैसे फर्म अगर किसी फिक्स टेन्योर के लिए बनी थी, वो टेन्योर खत्म हो गया, फर्म किसी पर्टिकुलर एडवेंचर को करने के लिए बनी थी और कोई काम को वो खत्म हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो खास तौर पे अगर सारे पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। कॉन्टेंट डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यदि पार्टनरशिप फर्म एट विल है तो सारे पार्टनर्स आपस में नोटिस देके या सारे पार्टनर्स आपस में अग्री करके भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, अलाउड है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब डिसॉल्व करता है, अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है तो उस पार्टनर का जो भी नेक्स्ट फ्रेंड, बेटा यहाँ नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब मित्र नहीं है, जो भी उसका उसके बाद जो भी उसका लीगल ईयर है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि भैया ये पार्टनर तो पागल हो गया, मैं चाहता हूँ फर्म को बंद कर दो, बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट की मर्जी है। परमानेंट इनकेपेसिटी, अगर कोई पार्टनर की परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई फिजिकली या मेंटली, तो भी उस केस में बाकी पार्टनर्स फॉर्म बंद कर सकते हैं, या उस पार्टनर जो पागल हो गया है या जो इनकेपेसिटी है उसका कोई भी नोन पर्सन कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। मिसकंडक्ट, यदि इफ अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
यदि कोई भी पार्टनर ने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम करा है, मोरल मिसकंडक्ट भी करा है जिससे फर्म की गुडविल पे फर्क आता हो, तो उस केस में बाकी पार्टनर्स कोर्ट में केस, यानी जो केस कर रहा है वो खुद नहीं होना चाहिए, पता चला वो खुद भी मिसकंडक्ट करता है बाहर, तो वो नहीं, दूसरा कोई पार्टनर है वो मिसकंडक्ट करता है, कोई मिसबिहेव करता है या किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी करता है, तो ऐसे केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई पार्टनर जानबूझकर लगातार फर्म के पार्टनरशिप डीड का वायलेशन कर रहा है या फर्म के जो कंडक्ट ऑफ अफेयर्स है उनको ढंग से नहीं कर रहा, तो फर्म को बनाने के लिए स्टेप्स क्या है, देखिए छोटे से स्टेप्स हैं, फर्म के बहुत जनरल स्टेप्स हैं, ये मैं आपकी क्लास में नहीं ले रहा हूँ, ये आपको अपने आप पढ़ने हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में और कंपनी में डिफरेंस, बहुत कॉमन से डिफरेंसेस हैं, आपने पीछे पढ़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्लास में नहीं ले रहे हैं, एक बार आपको रीड कर लेना है स्टेप्स क्या है। बहुत सिंपल स्टेप्स है, पार्टनरशिप डीड बनेगी, पार्टनर्स चूज करो, बिजनेस चूज करो, बैंक अकाउंट ओपन करो, रीडिंग वाला कंटेंट है, तो ये आपको पढ़ना है अपने आप। बाकी हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हुआ एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है।